everyone, welcome back to NCERT Mind Map and Highlight Series for Class 11th। आज की क्लास में हम पार्ट 3 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का माइंड मैप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का है टॉपिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। पहला है ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? एयर का अंदर बाहर करना। ठीक है, तो बाहर से एटमॉस्फेयर अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में ज्यादा है वो बाहर जाता है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं। ये देखो, ये तुम्हारा एल्विलाई है और यहाँ पे कैपिलरीज इससे अटैच होती है और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। कहाँ जाता है? एल्विलाई में। एल्विलाई से बाहर जाएगा। एल्विलाई से कैपिलरी में ऑक्सीजन अंदर आता है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये कैसी होती है? एक्टिव होती है, पैसिव होती है? पैसिव होती है, कोई एनर्जी नहीं लगता है। डिफ्यूजन है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जो ये गैसेस ब्लड में आ गई हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है। कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है वो आ जाएगा तुम्हारे टिश्यू में, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो चला जाएगा तुम्हारे ब्लड में। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब जो ऑक्सीजन ब्लड में आया है, ब्लड से टिश्यू में आया है, वो टिश्यू यूज करेगा, सेल यूज करेगा कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और उसके कैटाबॉलिक एक्टिविटी करने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो वापस से एल्विलाई में जाएगा ब्लड के थ्रू और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी तोड़ना फोड़ना हमारी बॉडी में हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, अमाइनो एसिड बना रहे हैं, कुछ भी जो भी तोड़ना फोड़ना हो रहा है, उस सारे काम करने में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो थ्रू रेस्पिरेशन बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व। तो क्या क्या चीजें मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं वो हम पहले देखेंगे। पहला है रूल्स। क्या क्या रूल है? एयर विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों? अगर लो से हाई पे गए तो भैया एनर्जी डालनी पड़ेगी। एनर्जी तो हम ऑलरेडी सेल में इतनी सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, अब इसके लिए भी यूज करेंगे तो मेरा सेल कितनी एनर्जी बनाएगा? करेक्ट, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाता है। सेकेंड है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ है। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। कौन सी मसल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है? यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये देखो, ये कहाँ होती है? रिब्स को जोड़ के रखती हैं। अगर तो वो रिब्स के अंदर की तरफ हुई तो इंटरनल हो गई, अगर बाहर की तरफ हुई तो एक्सटर्नल हो गई। उसके बाद रिब्स के नीचे ही तुम्हारा डायफ्राम होता है ऐसा। ठीक है, डोम शेप में ऐसा डायफ्राम होता है। उसके पास फ्रेनिक नर्व होती है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व होती है। मसल इज नॉट अ करेक्ट वन। डायफ्राम एक मसल है जिसके पास फ्रेनिक नर्व होती है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रा मतलब इनसाइड द लंग्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटरकोस्टल है ना, यहाँ पे देखो इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच में। ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर, इनसाइड। ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग साइकिल कौन कौन सी होती है हमारी? एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 12 to 16 होता है पर मिनट। पर मिनट में आप सिर्फ 12 to 16 कर सकते हैं। तो ये है आपका जो चीजें इन्वॉल्व होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसका प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ होती है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन कितना है? सिर्फ 2 सेकेंड्स का है। एक्सपिरेशन कितना है? सिर्फ 3 सेकेंड्स का है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स पर ब्रीदिंग। ठीक है, तो एक ब्रीदिंग आप 5 सेकेंड में लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। तो पहले जो दो चीजें इन्वॉल्व है जो आपको पता होना चाहिए, एक तो लंग्स के अंदर कितना प्रेशर है और एक बाहर कितना प्रेशर है। तो बाहर तुम्हारा 760 mmHg है एंड अंदर 758 है। कहाँ ज्यादा है? एटमोस्फेयर में ज्यादा है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा? ये एटमोस्फेयर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर जाना चाहिए, है ना, ज्यादा से कम में जाना चाहिए। तो जैसे ये प्रेशर डिफरेंस होता है, क्या होता है? तुम्हारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। ठीक है, सपोज अगर ये मेडुला है तो मेडुला में दो रीजन होते हैं, एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है। ठीक है, सो डॉर्सल वाला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इस पार्शियल प्रेशर क्रिएट होने की वजह से। तो डॉर्सल वाला जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, माइंड इट एक्सटर्नल बोला है, इंटरनल नहीं बोला है। कैसे याद रखेंगे? इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है आई से, तो
अगर इंटरनल कर दिया तो रिपल हो जाएगा, इसलिए एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंड डायफ्राम को वो मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से दोनों में क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे डीआरजी प्रेजेंट होता है? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला पे होता है। अब देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो क्या होता है, ऐसा डोम शेप का होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट खींचते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अगर फ्लैट हो रहा है तो किस तरीके से बढ़ रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर वे में उसकी कैविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक अपर की कैविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि लंग्स की कैविटी बढ़ रही है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर अंदर डिक्रीज होता है। अभी बोला था वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। ये एक्टिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसकी वजह से क्या करेगा, एयर अंदर मूव करेगा। देख लेते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में क्या होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसकी वजह से ये कहाँ होती है, रिब्स के बीच में होती है ना, तो ये रिब्स और स्टर्नम को कंट्रोल करेगी। रिब्स तुम्हारा आउटवर्ड मूव करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर का प्रेशर डिक्रीज करेगा, और ये भी एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और दोनों की वजह से फाइनली क्या हो जाएगा, तुम्हारा एयर अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपिरेशन कैसा होता है। एक्सपिरेशन से 3 सेकंड का है। ठीक है, तो अगर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का गैप पूछे तो 3 सेकंड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे 762 है, यहाँ पे 760 है, ज्यादा कहाँ है, लंग्स में है, तो लंग्स से एटमोस्फेयर में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो कैसे होता है, इधर देखो अनदर सेंटर, अभी हमने मेडुला के बारे में ऊपर से देखा था, सेंटर डोर्सल एंड वेंट्रल था, अब यहाँ पॉन्स होता है। ठीक है, मेडुला लास्ट पार्ट है तुम्हारे ब्रेन का, फिर यहाँ पे पॉन्स होता है। पॉन्स में एक सेंटर होता है जिसको हम नीमोटेक्सिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ये वाला पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है, ये सिग्नल भेजता है डीआरजी को और स्विच ऑफ कर देता है, ये आगे सिग्नल भेजने ही नहीं देता है। ठीक है, जब सिग्नल ही नहीं गया तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी। तो इधर देखो ये रिलैक्स किया तो क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हो गई, वापस से डोम शेप में आ गया। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो गई, पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज हो गई, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ये पैसिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी रिलैक्स हो जाएगी, और ये रिब्स एंड स्टर्नम से जुड़ी हुई है तो डाउनवर्ड मूव करेगा। खुद से करके देखो, सांस लो और सांस छोड़ के देखो, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, इससे पल्मोनरी कैविटी भी डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, ये भी पैसिव प्रोसेस है, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, तुम्हारा एयर बाहर निकलता है। ये तो बात होगी नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन की, पर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर सकते हैं, है ना। कैसे करते हैं वो देखो। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में ये 3 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, आपको 3 मसल्स के नाम नहीं याद रखने हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। ये मसल तुम्हारी क्लेविकल बोन के यहाँ पे इस तरीके से होती है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब केज क्या करता है, एलिवेट, मोर एलिवेट, और ज्यादा बाहर आ सकता है। ठीक है, उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और एयर अंदर जाता है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर देखो 764 है और बाहर 760 है, तो ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ेगा इसको, है ना। तो कैसे करेगा, डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स है। ठीक, अब देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स है, यहां तक तुमने नॉर्मल एक्सपायरेशन में पढ़ा था, नॉर्मल एक्सपिरेशन इसी तरीके से होता है, लेकिन फोर्सफुल में इंटरनल भी इन्वॉल्व है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व है, यहाँ पे मेडुला का वेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व होता है, डॉर्सल के साथ साथ वेंट्रल पार्ट, मोस्टली वेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब केज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो नीचे की तुम्हारी मसल होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो विजरल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, वो सारे ऑर्गन जो अंदर होते हैं। ठीक है, हॉलो ऑर्गन। तो डायफ्राम बिकम मोर आर्क्ड, पूरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा एयर विल एक्टिवली फ्लो आउट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। ठीक है, एक और चीज आई थिंक यहाँ पर थी, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से तुम्हारा जो कैविटी इंक्रीज हो रहा है वो डॉर्सो वेंट्रल हो रहा है, डॉर्सो मतलब पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड। तो रिब्स कैसे ऐसे होते हैं ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे हो रहा है ना तुम्हारा चेस्ट आगे पीछे, तो इसलिए ये आगे पीछे की तरफ होता है। ये 2 चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। अब मुझे ये फटाफट बताना कि नेक्स्ट तुमको कौन से टॉपिक का माइंड मैप चाहिए। ओके, आई विल बी मेकिंग दैट, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।